नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ कन्वेंशन में आप आए हैं और ये कन्वेंशन के मुख्य नायक आदरणीय धम्मचारी कुमार जी तथा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के ज्येष्ठ धम्मचारी आदरणीय धम्मचारी आर्यकेतु तथा मेरे सभी धम्मचारी भाई हैं और सभी यहाँ पे उपस्थित हुए सभी युवा सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं प्रभास रत्न जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ बातें मेरे बारे में कही है। जिन्होंने जितनी बातें कही है उतनी मुझ में है ऐसा मुझे नहीं लगता, तो भी मित्र के खातिर उन्होंने काफ़ी मेरी तारीफ़ की है और तारीफ़ अगर किसी की हो तो अच्छा ही लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक प्रेशर भी आ रहा था कि इतनी सारी बातें बोल रहे हैं प्रभास रत्न जी और उतनी बातें तो मुझे में है ही नहीं। तो ठीक है, तो कल से 2 दिन से हम द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसके बारे में हम कुमार जी से सुन रहे हैं। पहले दिन हमने दृष्टि परिवर्तन के बारे में सुना है और काफ़ी अच्छी बातें और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कुमार जी ने अपने सामने रखी है। कल कर्म परिवर्तन के बारे में भी हमने सुना है और काफ़ी गहराई में उन्होंने जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल है वो बताने की हमें कोशिश की है। और आज हम इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हम व्यक्ति परिवर्तन कहते हैं, कि जब दृष्टि परिवर्तन हो जाता है, जब हम कर्म परिवर्तन समझ लेते हैं, तब हमारा अभी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और हम हमारे व्यक्ति परिवर्तन में काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो परिवर्तन की बात है, बहुत सारी चीज़ें कुमार जी ने काफ़ी अच्छी अपने सामने रखी है। और कुमार जी के यहाँ रहते वक्त मेरे जैसे बहुत ही नए नवसिखे जिसको बोलते हैं, ऐसे कार्यकर्ता ने कुछ बात रखना, वो भी मेरे लिए बहुत प्रेशर की बात है कि कुमार जी आर्यकेतु यहाँ पे मौजूद हैं और इन ज्येष्ठ और अनुभवी लोगों के सामने मेरे जैसे आदमी ने कुछ कहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है ने वो असंभव बात है मेरे लिए भी, और बहुत मैं चाहता था कि कुमार जी और आर्यकेतु यहाँ ना बैठे, तो मैं काफ़ी अच्छा सा आपसे जो बात मुझे कहनी थी वो काफ़ी मैं अच्छे से बोल सकता था। लेकिन वो दोनों मेरे संघ कुमार को बताया भी कि फ़ोन कर दो कि आप आओ मत करके। लेकिन भी मैं कोशिश करूँगा। तो कुमार जी ने कल ही बताया कि मन को बदलना यही परिवर्तन है और जब मन बदलेगा तब दुनिया बदलेगी। तो जब मन की बात आती है तब हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आती है। तो इसलिए हमें बदलना है, हमें परिवर्तन लाना है, हमें समाज में परिवर्तन लाना है, इस दुनिया में परिवर्तन लाना है। तो इसकी शुरुआत हमारी मन से होती है, हमारे खुद से। चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे कहते हैं, तो वहाँ से होती है। ये बात अगर स्पष्ट करना चाहूँगा तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे जीवन में सबसे कठिन चीज़ क्या है। तो बहुत सारे आप में से कह सकते हैं कि हमारी नौकरी पाना बहुत कठिन चीज़ है, या तो शिक्षा, उच्च शिक्षा पाना कठिन चीज़ है, पढ़ाई करना बहुत कठिन चीज़ है, और कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा कमाना भी तो बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन अगर हम बुद्ध बाबा साहब और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के गुरु या संस्थापक उर्गेन संरक्षित जी, अगर इनकी विचारधाराओं को अगर पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि बुद्ध, बाबा साहब और संरक्षित जी ने सबसे कठिन चीज़ अगर किसी को कही होगी तो वो है अपना ह्यूमन माइंड, सो मानवीय मन। यही सबसे कठिन चीज़ है। इस मन को काबू रखना, इस मन को संयमित रखना, इस मन को कंट्रोल करना, ये सबसे कठिन चीज़ है। और इसलिए बाबा साहब ने
काफ़ी अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन हमें किया है। और वो मन के बारे में जब बाबा साहब कहते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। अरे मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अगर कुछ हो तो वो है अपने मन को सुसंस्कृत करना। ये बाबा साहब खुद कहते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हमारे ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट कोई एम हो, कोई उद्देश्य हो, तो वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड हो सकता है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। हम बाबा साहब के जीवन के तरफ जब देखते हैं, हम बाबा साहब की जीवनी जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बाबा साहब के जीवन में बाबा साहब ने कितने सारे अपमान को सहन किया है। जबकि बाबा साहब बड़ौदा सरकार में काम कर रहे थे, उसके बावजूद बाबा साहब ने जब महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए जब संसद में हिंदू कोड बिल रखा था, उस टाइम महिलाओं ने कितनी गालियां दी होंगी बाबा साहब को। आपने सब ये पढ़ाई की होगी। या तो महाड़ का सत्याग्रह है, महाड़ के सत्याग्रह के वक्त भी बाबा साहब को भारी विरोध हुआ है। संविधान सभा में भी बाबा साहब के विचारों को भारी विरोध हुआ है। ये सब करते वक्त भी हमें ये नहीं कभी दिखाई दिया बाबा साहब के राइटिंग या स्पीचेस में, या किसी लेखक ने ये कभी नहीं लिखा कि बाबा साहब ने इतने सारे अपमान सहन करने के बावजूद, इतने सारे गालियां सुनने के बावजूद, इतने सारा भारी विरोध होने के बावजूद बाबा साहब ने कभी हिंसा का समर्थन किया या हिंसा का मार्ग अपनाया। ये कभी बाबा साहब के बारे में हमें अभी तक तो सुनने में नहीं आया, ना हमारे पढ़ने में आया है। तो यही सुसंस्कृत मन का प्रमाण है। तो ये कल्टिवेटेड माइंड कैसा हो सकता है? जबकि बाबा महाड़ सत्याग्रह के वक्त का आपने इतिहास पढ़ा होगा। हमें पता है कि जब महाड़ सत्याग्रह के वक्त हमारे लोगों को, जब सवर्ण लोगों ने जब पिटाई की, तब वहाँ के बाबा साहब के जो कार्यकर्ता लोग थे वो बाबा साहब को कहते थे कि बाबा साहब सिर्फ आदेश दीजिए आप उन पे हमला करने का। लेकिन बाबा साहब ने तब भी उन लोगों को इजाज़त नहीं दी थी। इसका मतलब ही यह है कि बाबा साहब कभी भी हिंसा नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने उनके लाइफ में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, और यही बाबा साहब का सुसंस्कृत मन का प्रमाण है। तो हमें भी बाबा साहब से यही सीख लेना चाहिए कि हमें भी हिंसा के तरफ, हम कितने भी कठिनाई हमारे लाइफ में क्यों ना आए, हम हिंसा के तरफ नहीं जा सकते हैं। यही बाबा साहब की शिक्षा है, और इसी को बाबा साहब कल्टीवेशन ऑफ माइंड कहते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ माइंड की जब बात करते हैं तो बुद्ध के तरफ भी हम देख सकते हैं कि बुद्ध की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं अनेक धर्म ग्रंथों में आई हैं, उसमें से धम्मपद आपने पढ़ा होगा। तो धम्मपद की जो सबसे पहली जो गाथा है वो क्या कहती है? मनुपुग गम्मा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनस्साचे पदुट्टे न भासती वा करोति वा। इसका मतलब है सभी कर्मों का मूल मन है, मन ही सबका प्रधान है, और जो भी विचार, जो भी हम कर्म करते हैं वो मन से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब बुद्ध, बाबा साहब, अपन किसी भी महापुरुष को पढ़ेंगे, अभी जिने सिद्धि ने भी जिक्र किया है कि संत कबीर का, तो बहुत सारे संतों ने, महापुरुषों ने मन के ऊपर ही ट्रेस दिया है, यानी मन ही सबका मेन है, ये कहा है। तो यही बाबा साहब की शिक्षा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। तो यही जो मुख्य सूत्र है, यही मुख्य विचारधारा है, एक सेंट्रल आइडिया है जिसके तहत हम हमारा व्यक्ति परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन का अगर कल्टीवेशन नहीं हुआ तो उसके वजह से हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हम इस प्रॉब्लम की समस्याएं अलग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे कि व्यसनाधीनता की समस्याएं, हम एडिक्शन है, हो सकता है किसी को अल्कोहलिक एडिक्शन हो, किसी को टोबैको का एडिक्शन हो, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, और बहुत सारे
टाइप्स के एडिक्शन हो सकते हैं। किसी को ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखने का भी एडिक्शन हो सकता है, किसी को ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखने का भी एडिक्शन हो सकता है, ये भी एडिक्शन है। यानी मैं जूनियर कॉलेज को पढ़ाता हूँ, एक लड़की के बहुत बिहेवियर अलग था उसका, तो प्रिंसिपल ने कहा मुझे कि इस लड़की को समझाओ, उसको मिली है, और मैं उसका क्लास टीचर था, 4 साल पहले की बात है। तो उसको लड़की को बोला कि आप क्यों ऐसी करती है, क्या आपकी हरकतें बहुत ही ये रहती, रोज आपको डांटना पड़ता है। तो वो लड़की ने मुझे साफ कहा, सर बोले सॉरी, मेरा एम कुछ पढ़ाई के लिए मैं नहीं आई है बोले, यहाँ बस मुझे इस साल में 31 दिसंबर तक मुझे 50 बॉयफ्रेंड बनाना है बोले। तो एडिक्शन क्या हो सकता है, यू कांट इमेजिन। हमने जब प्रिंसिपल को बताया तो प्रिंसिपल ने माथे में हाथ रखा कि एडिक्शन की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम नहीं बता सकते हैं। और बिल्कुल टू बी फ्रैंकली बताया उन्होंने। हमने उसकी टीसी निकाल दी, उसके बावजूद भी, वो टीसी निकालने के बावजूद भी कॉलेज में आती थी। तो एडिक्शन क्या हो सकते हैं हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यही हमारा एक मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इट माइट बी मेंटल हेल्थ रिलेटेड। हमारी लैक ऑफ डायरेक्शन भी हो सकती है, दिशाहीनता। हम खुद को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये भी हमें क्लियर नहीं हो सकता है। बहुत बार अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, उसको देखकर हमें एजुकेशनल प्रेशर भी हमारे युवाओं पे आ रहा है कि हम एजुकेशन किस तरह से ले पाए। और दूसरी, और जब भी मैं 11-12 पे जब हम काम करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, जो कि करियर चयन की समस्या भी है कि हम किस करियर को चॉइस करें, ये भी युवाओं के सामने समस्याएं है। तो ऐसी कई समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। और जब यही समस्याएं जब आती है और हम युवा से जब इंटरेक्शन करते हैं तो युवा हमें अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि सर आप बोलते हैं कि हमारे संघ में आइए, आप ये एक्टिविटी में आइए, तो क्या बुद्ध धर्म के पास इस सभी समस्याओं का समाधान है? तो हमें भी सोचना पड़ता है, थोड़ा पॉज भी लेना पड़ता है। तब हम संरक्षित जी के विचारों की तरफ आते हैं और संरक्षित जी ये कहते हैं कि बुद्धिज्म इज नॉट अबाउट द वर्शिप, बुद्धिज्म इज नॉट अबाउट द वर्शिप, इट इज अबाउट द वेकिंग अप। मतलब बुद्ध का धम्म मंदिरों में झुकने को नहीं कहता, बुद्ध धर्म मंदिरों में या विहारों में सिर्फ झुकने को नहीं कहता, तो वो अपने भीतर जागने की बात करता है। तो जब अपने अंदर अपने भीतर हम जब देखेंगे और हमारी इसमें जो कुछ मन की तरफ देखेंगे और जब हम मन का कल्टीवेशन करेंगे तो बुद्ध धर्म जरूर अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस पर मेरा तो भी वैयक्तिक विश्वास है। तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किया जा सकता है, हमारा व्यक्ति परिवर्तन किस दिशा में जा सकता है? तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो मन है वो मन को हम रिएक्टिव माइंड से क्रिएटिव माइंड की तरफ ले जाना, यही हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हमारे मन के 2 मोड़ हम देख पाएंगे और उस पर आप अपने गुट चर्चा में काफ़ी अच्छे विस्तार से हमारे धम्मचारी और जो भी लीडर्स है, ग्रुप लीडर है, ग्रुप मेंटर है, वो आपसे अच्छी सी बात से समझा देंगे आपको, या आप पूछ सकते हैं उनको कि जैसा कि अपना मोबाइल जैसा वाइब्रेंट मोड पे रहता है, कभी फ्लाइट मोड पे रहता है, तो वैसे हमारे माइंड के 2 मोड है, एक रिएक्टिव मोड है और एक क्रिएटिव मोड है। तो ये जो माइंड का जो रिएक्टिव मोड है, वो रिएक्टिव मोड से हमें क्रिएटिव मोड की तरफ जाना, यही हमारा व्यक्ति परिवर्तन का मार्ग है। इसी से हमारा व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है, इसी से हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये रिएक्टिव माइंड क्या है और क्रिएटिव माइंड क्या है, ये संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे कि रिएक्टिव माइंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या विशेषताएं है कि जिसको हम बोलेंगे कि ये रिएक्टिव माइंड है और ये मुझ में है। तो सबसे पहले तो रिएक्टिव माइंड ये अजागरूक मन होता है। रिएक्टिव माइंड ये सबसे पहले अजागरूक होता है और इसी अजागृति के लिए हम रोज बिना और हिना और प्रभास रत्ना आपसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवा ले रहे हैं। तो अजागरूक मन होता है, रिएक्टिव माइंड हमेशा अजागरूक होता है। दूसरी बात, वो
सादी सी चोट लगने से भी गुस्सा आता है हमें, रिएक्टिव माइंड अगर हमारे पास हो तो। अगर जा रहे हैं, एक आधी कुछ ठेस लगी है तो भी हमें गुस्सा आएगा कि यार संग कुमार ने क्यों ये पत्थर बीच में रखा है। तो हमारे माइंड में कब रिएक्शन आ जाती है हमें पता नहीं रहता, हमारे मन की अजागृति की वजह से। सादा सिंपल सा, अभी सुबह के समय जो नाश्ते का समय था तो पहला नाश्ता खत्म हो गया था, बहुत सारे लोगों के माइंड में रिएक्शन आती है, यार इनको समझता नहीं क्या, कितने लोग हैं, ये समझता नहीं इन लोगों को, कब नाश्ता बनाते हैं। तो रिएक्शन बिल्कुल इंस्टेंट हमारे दिमाग में आ जाती है, तो ये हमारा रिएक्टिव माइंड होता है। दूसरों की सफलता से भी हमें जलन होती है, वो भी एक रिएक्टिव माइंड की विशेषता है कि दूसरा अगर कोई सफल हो रहा है, वो उसका सक्सेस उसको मिल रहा है या अपने आगे चला जा रहा है, तो भी हमें रिएक्शन आती है। वो जरूरत पर आधारित कार्य करने वाला मन होता है। यानी दुनिया, जैसे कि हमें कल शायद कुमार जी ने बताया है कि हमें मतलब का सब कुछ दिखता है, हमें मतलब का सब कुछ सुनाई देता है। जो बात मतलब की होती है बराबर सुनने में आती है, मतलब का बराबर हमें दिखता है, मतलब का हमें बराबर समझता भी है। और जो मतलब का नहीं है वो ना समझता है, ना दिखता है, ना हमें सुनने में आता है। तो हमारी जरूरत के आधार पर काम करता है, वो रिएक्टिव माइंड होता है। अगर हमारी जरूरत है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो हम रिएक्ट करेंगे। दूसरा है कि बाहरी चीजों पे वो अवलंबित रहता है, वो डिपेंडेंट होता है, यानी सब बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। हमारी लाइकिंग क्या है, हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए, ये हम नहीं तय करते। जब हमारी कोई दोस्त हो, उसका पहराव देख के हम डिसाइड करते, वो ये ऐसा ड्रेस अच्छा लगता है, यानी हमारी चॉइस हम डिसाइड नहीं करते हैं। तो वो बाहरी चीज़ों पे हम अवलंबित होते हैं, बाहरी उत्तेजन की जरूरत होती है हमें। जैसा कि पहले दिन कुमार जी ने बताया कि एडवर्टाइजिंग में हम एडवर्टाइजिंग देख के हमारा माइंड बना लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के बाद हम अगर सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल अगर एडवर्टाइज हम अगर कोई दूसरी कंपनी की देख रहे हैं तो हम दूसरा मोबाइल ले लेते हैं। या हमारे कुछ भी चॉइसेस हैं तो हम एडवर्टाइजिंग का बहुत ही हमारे ऊपर असर होता है। तो हम बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता होती है, तो वो रिएक्टिव माइंड होता है। तो बहुत सारे रिएक्टिव माइंड की विशेषताएं हो सकती है। वो यांत्रिक भी होता है, मैकेनिकल रूप से चलता है। जैसा का मैकेनिक आप जानते हो कि मैकेनिक्स यानी कोई भी मशीन कैसी चलती है, बटन ऑन की मशीन चालू हो जाती है। तो हमारे भी हर जगह पे बटन दबाने वाला कोई होता है। हमारे गुस्सा आता है तो कोई तो भी बटन दबा देता है, आपको कुछ तो भी बोल देगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। हम बोलेंगे इसने ये कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया। हम ये नहीं पहचानते कि गुस्सा मेरे अंदर है। तो हमें छोटी छोटी बातें हैं, बटन दबाने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि अपने 150 लोग हैं तो 150 बटन है, कोई बटन दबा देगा, अपनी रिएक्शन अपने आप आ जाएंगी। तो ये जो रिएक्शन है यांत्रिक यानी मैकेनिकल वे से हमारा माइंड काम करता है। दूसरा है समूह के प्रभाव में रहने वाला मन रहता है। ये रिएक्टिव माइंड का समूह का जो बहुत प्रभाव होता है। जैसा कल अपने मूवी देखा है, पता नहीं वो मूवी में आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, लेकिन मैं जो समझा और कुमार जी से भी बात की हमने, तो मुझे एक ही पॉइंट उसमें अच्छा लगा, यानी वो जो मैं ले रहा हूँ आपके लिए, कि जो शुरू में वो मूवी में दिखाया कि एक फेसबुक अकाउंट बन गया, उसमें इंडियन कमबैक का जो लगाया तो व्यू बढ़ते गए, लाखों करोड़ों व्यू बढ़ते गए और वो कमबैक हो गया। यानी शुरुआत हुई, प्रभाव में आ गए समूह में, अरे वो बोल रहे हैं हाँ कमबैक जरूरत है उसकी, सब लोगों ने उसको ऊपर चढ़ा लिया, उसको फॉलो किया। बाद में जब अपने घर के लोगों के ऊपर जो चीजें आई तो उसके बाद उसने गो बैक का नारा लगाया, तो सब लोग गो बैक करने लगे। बराबर है, यानी पहली झुंड कहाँ थी, कमबैक की, और बाद में झुंड कहाँ की थी, गो बैक की। तो हम किसके प्रभाव में आए हैं, समूह के प्रभाव में आते हैं। तो वो जो रिएक्टिव माइंड होता है वो समूह के प्रभाव में रहता है। वो अपने दिल से क्या आ रहा है, मेरे मन में सही में ये चीज है क्या, वो नहीं देखते। हम देखते हैं कि समूह क्या कर रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होती है, बहुत सारे चीजें होती है कि कोई बाबा साहब के पुतले की कोई विटंबना करते हैं, तो जो रोड पे आते हैं जलाते, वो जलाते और ये करो वो करो। तो जो लोग कर रहे तो हम कर रहे, लेकिन इससे करने से क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं रहता।
तो ये हम समूह के प्रभाव में आते हैं। तो ये है रिएक्टिव माइंड की विशेषताएं है। और इस प्रकार का रिएक्टिव माइंड हमारे अंदर है या नहीं है, हम किस किस प्रकार की रिएक्शन रोजाना, यानी सुबह से उठने से रात को सोते तक हम कितनी रिएक्शन देते हैं, उसकी तरफ देखने की कोशिश करो और अपनी गुट चर्चा में इसको रिपोर्ट करो कि आज सुबह से मेरे दिमाग में कौन सी रिएक्शंस आई है, और वो टू बी फ्रैंकली शेयर करो। और इसके बारे में और हमारे जो ग्रुप के मेंटर हैं वो रिएक्टिव माइंड के संबंध में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो बाबा साहब के बारे में भी यही शिक्षा है कि बाबा साहब ने सही में ये सृजक माइंड जो है, जो अपन अभी बोल रहे हैं कि रिएक्टिव माइंड से हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्रिएटिव माइंड के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सही में ये क्रिएटिव माइंड बाबा साहब के अंदर था। बाबा साहब ने खुद को वो माइंड का कल्टीवेशन किया खुद का, तभी समाज में बाबा साहब परिवर्तन ला पाए। तो ये क्रिएटिव माइंड क्या होता है, तो क्रिएटिव माइंड की विशेषताएं क्या है। तो क्रिएटिव माइंड सबसे पहले वो इसके विरुद्ध होता है। जैसा भी रिएक्टिव माइंड की विशेषताएं अपन ने देखी है, तो वो जो विशेषताएं है रिएक्टिव माइंड के, उसके पूरे विपरीत होता है। क्रिएटिव माइंड ये मूल्य पर, वैल्यूज पर आधारित रहता है, यानी वो उसको मोरल जो बोलते हैं, नैतिकता के आधारित निर्णय लेता है। वो ठहर कर सोचने वाला मन होता है। वो जैसे कि एक आधी घटना हुई तो फट से या जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करेगा या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो थोड़ा पॉज लेगा, वो समझेगा कि चीज क्या है, तो इंस्टेंटली वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा। प्रज्ञा करुणा के आधारित वो निर्णय लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिएटिव माइंड यह जागरूक मन होता है, इट्स अवेयर मन, जिसके अवेयरनेस की कल बात की हमने। इंटेंशन की अवेयर होनी चाहिए, हमें हमारी इंटेंशन के बारे में हम अवेयर होना चाहिए। कल हमने बहुत सारी चीज़ें कर्म परिवर्तन में देखी है। तो वही है कि क्रिएटिव माइंड यह जागरूक मन होता है, जो माइंडफुलनेस से वो जागृति धीरे धीरे बिल्डअप होती है। ऐसा नहीं कि हमने अभी 2 दिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की और हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो हम ग्रुप में चर्चा कर लेते थे उसके, क्या यार मैं 4 सेशन किए माइंडफुलनेस के, लेकिन मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं, मेरा तो जैसा कि वैसा है। तो एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आज जो बीज बोएंगे तो उसका रिजल्ट कुछ दिन के बाद आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो है जागरूक मन होता है क्रिएटिव माइंड। दूसरी चीज़ है कि वो बाहरी चीज़ों पे अवलंबित नहीं होता, वो यानी एक्सटर्नल चीज़ों पे अवलंबित नहीं होता, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर की विचार, अपने अंदर का जो कुछ भी नेचुरली आ रहा है अपने अंदर से, उस पर डिपेंड होता है। उसे कोई बाहरी उत्तेजना की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ वह बहुत ही यानी उसको क्या बोलते हैं कि स्वतंत्र मन होता है वो, जैसा कि ये गुट के प्रभाव में आता है, वैसा क्रिएटिव माइंड कोई भी गुट के या समूह के प्रभाव में नहीं रहता है। तो वो बिल्कुल क्या बोलते हैं वो स्वतंत्र होता है। जैसा कि संरक्षित जी ने कहा है कि फ्रीडम बिगिंस व्हेन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन माइंड। हम जब हमारी मन की जिम्मेदारी लेते हैं, वहीं से हमारी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो हमने हमारी माइंड की जब जिम्मेदारी लेंगे, हमारे मन की जिम्मेदारी जब हम लेते हैं, तभी हमारी मन की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो हाँ, वो जो क्रिएटिव माइंड है वो स्वतंत्र होता है, वो नवनिर्मिति करने वाला होता है। जो पहले ही दिन से कुमार जी ने आपको पहले ही दिन दोपहर के सेशन में जो एक्टिविटी दी है, तो वो बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है। कल हमने देखी भी, उसके रिजल्ट भी देखे, कितना बेहतरीन अपने सृजक मन से, क्रिएटिव माइंड से आपने अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल के जो भी रिप्रेजेंटेशन किया, बहुत ही खूबसूरत ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमने कल देखे हैं सभी के। वो प्रेजेंटेशन करते वक्त कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई स्पर्धा नहीं थी किसी के अंदर, किसी को ऐसा एक दूसरे के प्रति ऐसी कंपटीशन नहीं लग रही थी, हर एक जन हर एक का अप्रिसिएशन कर रहे थे। तो यही क्रिएटिव माइंड होता है, यही क्रिएटिव है। तो ये क्रिएटिविटी की शुरुआत 2 दिन से पहले से ही, या मैं तो बोलूँगा कि पहले दिन से, मनुस्मृति दहन से ही भी हमारी क्रिएटिविटी कुमार जी ने शुरू कर दी है। कि पहले दिन हमने जब मनुस्मृति दहन के जो सेरेमनी किया हमने, तो हमारे अंदर जो मनु बैठा है, हमारे दिल में जो मनु बैठा है, मनु किताबों में नहीं है, तो
तो हमारे दिल में बिठाया है। तो वो जो मनुस्मृति के जो भी हमारे अंग हमारे अंदर है, उसको जलाने का जो एक क्रिएटिव काम हमने पहले ही दिन से किया, तो ये भी एक क्रिएटिव माइंड की ये है, रिजल्ट है। तो ऐसा ये क्रिएटिव माइंड नवनिर्मिति करने वाला होता है, हमेशा नवनिर्मिति की जाती है। तो इस प्रकार क्रिएटिव माइंड की विशेषताएं है। हम चाहे तो हमारे माइंड में, हम डे टू डे लाइफ में, या आज सुबह से उठते ही या ये शिविर में आते ही हमारे माइंड में क्या क्या ऐसी क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो भी आप अपने गुट में शेयर कर सकते हैं। और क्रिएटिव माइंड के बारे में और स्पष्टता अपने गुट में हमारे मेंटर्स आपसे कर सकते हैं। ये क्रिएटिव माइंड बुद्ध के पास भी था, बाबा साहब के पास भी था, इसलिए बाबा साहब और बुद्ध कुछ इतना जो कल्याण का, लोक कल्याण का काम बाबा साहब या बुद्ध कर सके। आपने, हमें पता है कि बुद्ध के सामने भी कितने सारी कठिनाइयाँ आई थी। बुद्ध ने सभी देखा, बुद्ध ने सभी दुख को देखा। ये दुख को देखकर बुद्ध भागे नहीं, बुद्ध कहीं भागे नहीं। तो बुद्ध ने बैठकर देखा, उन्होंने समझा वो चीज़ों को, और समझने के बाद उसका समाधान खोजने का काम किया। और समाधान खोजकर उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम्स को, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, दुख मतलब क्या हो रहा है, ये सब समाज की जो स्थितियाँ थी वो जानने की कोशिश की, और उस पर समाधान निकालने का कोशिश किया। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है या बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं हैं, वो देने की कोशिश की। तो इस प्रकार हम क्रिएटिव माइंड अगर हमारे पास होता है तो जरूर हम हमारा मन सुसंस्कृत कर सकते हैं। तो जैसा बाबा साहब ने कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर से हम उसी लाइन के तरफ आएंगे, और ये मुझे लगता है कि लाइन आप ध्यान में रखिए कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे मन को सुसंस्कृत करना है, ये अल्टीमेट एम हो सकता है। बाकी छोटे बड़े एम बहुत सारे हो सकते हैं अपने लाइफ के, लेकिन कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। तो ये कल्टीवेशन क्या होता है? तो कल्टीवेशन, हमें पता है कि कल्टीवेशन का मतलब मशागत होता है। जब भी हम कोई खेती करते हैं तो उसकी मशागत करते हैं। मशागत करने के बाद उसमें कुछ बीज बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको प्रकाश की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसमें कुछ तन वगैरह निकलता है, तो वो भी निकलना पड़ता है, तब जाके फसल मिलती है। लेकिन अगर ने पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाती है, अगर उसे प्रकाश नहीं मिला तो भी फसल नष्ट हो जाती है। अगर हमने वो तन, जो भी कचरा निकलता है, वो अगर साफ नहीं किया तो भी फसल नष्ट हो जाती है। हमारी मन का भी वैसा ही है। अगर हमने मशागत की है, ये 5 दिनों में हम हमारी माइंड की मशागत तो कर रहे हैं, दृष्टि परिवर्तन के साथ, कल कर्म परिवर्तन के साथ, आज व्यक्ति परिवर्तन के साथ, कल हम और कल्चरल परिवर्तन के साथ। तो ये जो हम मशागत कर रहे हैं, तो मशागत का उसका आगे का भी काम करना पड़ेगा। ये तो मशागत हो जाएंगे आपकी 5 दिन में। और हमें नेचर का पता है कि अगर मशागत की और उसमें कुछ बीज नहीं डाले तो क्या होता है, कोई तो भी घास उसमें निकल आता ही है। तो हमने वो जो मशागत कर रहे हैं, हम गए 5 दिन से या 2 दिन से कर रहे हैं, आज का तीसरा दिन, और 2 दिन और कुछ मशागत करेंगे, तो उसके बावजूद उसको कंटिन्यू भी रखना पड़ेगा, हमें उसकी केयर भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करते वक्त हमें ये समझ में आना चाहिए कि कल्टीवेशन यही होता है, मन का भी कल्टीवेशन हमें यही करना है। हमारे मन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें इसमें कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। जो भी हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम दोपहर के सेशन ले रहे हैं, उसमें जो सीख मिल रही है, उस सीख को, और जो भी हम गुट चर्चा में जो भी कंक्लूजन बाहर निकल आ रहा है, उसको हमारे साथ रखकर उसको अपने प्रैक्टिस में लाने की कोशिश हमें करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे या हमारा व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ से जाने के बाद हम हमारा कल्टीवेटेड माइंड लेके जाए, या हम माइंड की कल्टीवेशन की शुरुआत करके जाए यहाँ से, तो हम सोसाइटी में जाने के बाद मैंने कल ही बोला कि मेरा गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुमार जी माने नहीं। तो हम यहाँ से जाने के बाद
हम सोसाइटी को क्या दे पाएंगे। तो संगरक्षित जी कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव द सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यानी समाज को दिया हुआ बेहतरीन तोहफा अगर कुछ है तो वो हमारा खुद का परिवर्तित हुआ इंसान अगर हम समाज को दे पाए, तो हमारे माध्यम से हम जो 5 दिन की यहाँ पे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तित इंसान क्या हो सकता है, परिवर्तित इंसान कैसा रह सकता है, ये अगर हम समाज के सामने रख पाए या हम ये समाज को दे पाए तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ यू टू योर सोसाइटी। तो ये हम आज संकल्प करें कि जो भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती है, लेकिन ये समस्याएं सिर्फ हमारे लाइफ में आई हैं ऐसी नहीं है। अपने जितने भी महापुरुष हैं, बुद्ध है, बाबा साहब है, महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, जितने भी नाम लेंगे आप महापुरुषों के, उतने सभी महापुरुषों के सामने तो बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो समस्याओं के शिकार नहीं बने। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने मन के शिल्पकार बने। उन्होंने वो सरकमटेंसेस के क्या बोलते गुलाम नहीं बने, स्लेवरी नहीं बने। तो उन्होंने उस पर काम किया और खुद के माइंड को परिवर्तित किया, खुद का माइंड का कल्टीवेशन किया, और इसी वजह से वो लोग अपने समाज में परिवर्तन ला पाए हैं। तो हम ये सोच सकते हैं, आज के हम यही क्वेश्चन पूछ देंगे आज आपको कि क्या दुनिया को न बदले, अगर दुनिया नहीं बदली या व्यवस्था न बदली तो क्या हम हमारा जीवन बदल सकते हैं क्या? दुनिया बदले या न बदले, हम स्वयं बदल सकते हैं, यही बाबा साहब का कहना था। दुनिया बदले या न बदले, बुद्ध भी यही कहते थे, दुनिया बदले या न बदले, मैंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय से मैं बदल सकता हूँ। ये जज्बा लेके बुद्ध, बाबा साहब और सभी महापुरुष ने अपनी जीवन बिताया है, और इसीलिए हम यह संकल्प करें कि हम किसी भी परिस्थिति का शिकार न होते हुए हम हमारे मन के शिल्पकार बनेंगे। और दुनिया बदले या न बदले, व्यवस्था बदले न बदले, हम स्वयं को बदल करेंगे या हम स्वयं बदलेंगे, यह विचार के साथ अगर हम यहाँ से जाते हो या हम इस पर विचार करेंगे। हम बहुत सारे युवा तो यही कहते हैं कि सर, जो आप जो बोलते हैं नैतिकता से जीवन जीना चाहिए, मोरालिटी बहुत ज़रूरी है, आजकल तो बोले झूठ बोलने के बजाय होता ही नहीं। बोलते कोई ऑफिस में जाओ तो झूठ के बिना काम होता ही नहीं है। तो कई बार ऐसे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने वाले भी लोग समाज में मिल सकते हैं कि अनैतिकता के सिवा अभी आज लाइफ में जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनको पूछता हूँ, क्या आपको जो पार्टनर आप सर्च कर रहे हैं, बॉय या गर्ल जो भी हो, क्या आप लगता है कि वो ऑनेस्ट हो? तो बोलते हैं हाँ वो ऑनेस्ट हो। कोई ड्राइवर आपके गाड़ी में हो तो क्या आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट हो? तो हाँ वो ऑनेस्ट हो। आप सभी तो बोलते कि इस दुनिया में नैतिकता से कुछ नहीं चलता, बिना नैतिकता का ही जीवन है, तो आप क्यों सोचते हो कि मेरी पार्टनर ऑनेस्ट हो? तो बिना नैतिकता से तो चलना चाहिए। हाँ, हमारा गाड़ी पे ड्राइवर रखते हैं तो वो ड्रिंक करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लगता है। लेकिन वो बोलते हैं कि आजकल ड्रिंक तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो आजकल तो फैशन हो गया है। लेकिन जब भी वो लॉन्ग टूर पे चलता है तो उसको पहला क्राइटेरिया रहता है कि वो ड्राइवर होना जो ड्रिंक ना करे। तो मोरालिटी ही हमें बचाती है, और हम भी अपने मन के अंदर से मोरालिटी ही चाहते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मोरालिटी के बिना हमारा व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है। तो बाबा साहब के जीवन से भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। बाबा साहब के बहुत सारे मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया है कि जैसा कि विद्या, सील, स्वाभिमान, यही मेरा उपास्य दैवत है। तो ये बाबा साहब की एक प्रमुख शिक्षा है। बाबा साहब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिया है हमें। तो वो सब चीज़ें हमें अपने अंदर लाना है। सिर्फ बाबा साहब की कही हुई बातें लोगों को बताने से नहीं होगा, या सिर्फ हमने पढ़ने से नहीं होगा। तो ये बातें हमारे प्रैक्टिस में आना जरूरी है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुत बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में अलग अलग गलतफहमी होती है। सादी चीज़ें हैं कि जो हम उसके नज़रअंदाज करते हैं।
जब हमारे ऊपर आती, जैसे कल मूवी देखी ना हमने, जब हमारे माता पिता जब अरेस्ट होते हैं तब हमें खलबली मचती है कि ये गलत हो रहा है। तो वैसा ही होता है, जब दूसरों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब खुद का आ जाता तब हम मात्र पीछे हटते हैं। सादा सिंपल, जब मृत्यु होता है अपने घर में, जब अपनी मम्मी या पापा या भाई या बहन या कोई भी नज़दीक का अगर गुजर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के वक्त क्या होता है वो पता नहीं मुझे, वो एक रुपए का सिक्का यहाँ पे रखते हैं। हाँ, तो वो जो सिक्का रखते हैं, क्या मतलब है वो सिक्का रखने का? कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ बैठ के अभी बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत डिबेट करेंगे, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, नहीं ये तो बहुत अवैज्ञानिक काम है, कोई उसको ये नहीं है, उसको बेस नहीं है। लेकिन जब हमारे घर की जब प्रेत रहती है, तब हमारे सामने जब वो सिक्का रखते हैं, तब हमारी ये हिम्मत नहीं होती कि वो सिक्का उठाए। अभी लास्ट ईयर मेरे कुछ साल पहले मेरे भाई की मौत हो गई एक्सीडेंट में, और बहुत सारे मेरे अंकल थे, भाई थे, सगे भाई थे, उन्होंने एक सिक्का रखा था, मैंने वो उठाया, 3 बार उठाया, तो भी चौथी बार मुझे दिखाए वो सिक्का, चौथी बार भी उठाया। मुझे लोगों ने कान में आकर डांटा कि ये सिक्का क्यों उठा रहा है तू, मतलब क्या काम है उसका। तो ये जो है वो अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी वो चीज़ों की। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि अभी मृत्यु होती है तो फिर दूसरे दिन हम रक्षा उठाने के लिए जाते हैं, तब बिल्कुल वैसी बड़ी प्लेट सजाते हैं अपने मम्मी पापा को। लास्ट ईयर भी मेरे पिताजी गुजर गए और मेरे घर पे सभी लोगों ने एक बढ़िया ऐसा भोजन बनाया और उनके सामने रखा। मतलब काय के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने घर में तो 50 लोग हैं और भोजन तो आपने सिर्फ छोटा छोटा ही बनाया है। तो बोले वो पिताजी के जहाँ पे रक्षा उठाएंगे वहाँ रखना पड़ेगा। लास्ट ईयर की बात है, 1 ही साल हो गया, तो मैंने नहीं करने दिया वो। तो ये जो तो जब हम पे आती है बात, तब हम उस बात को नहीं देखते हैं और वो अपन छोड़ देते कि ये इन्होंने किया है, मेरा कुछ नहीं था उसमें। लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये अवैज्ञानिक बातें हैं, उसको कोई यानी साइंटिफिक आधार नहीं है वो चीज़ों पे। जो पिताजी गुजर गए तो उसके सामने खाना रखने से क्या होने वाला है? क्या वो खाना खा रहे हैं? क्या नहीं खा रहे? लेकिन हम इतने इमोशनली अटैच होते हैं कि उस वक्त हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं ना, अभी गुड चर्चा में जाके यही बात करेंगे कि यस ये कुछ कोई खाता नहीं, मृत्यु हुआ वो आदमी कुछ खाना नहीं। लेकिन आपके घर पे जब आपके पिता या आपकी मम्मी जब गुजर जाएंगी और जब वैसी ही प्लेट आपके मम्मी के फोटो के सामने रखेंगे तो आप वो प्लेट उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? तो यही प्रभाव आता है। तो यही व्यक्ति परिवर्तन है कि हमें व्यक्ति परिवर्तन की शुरुआत हमसे करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारे बहुत सारी चीजें हैं। जब ये शादी होती है तो जो ओटी है तो बिल्कुल वो ओटी लेती है, हर लड़की लेती है। यहाँ बहुत बातें करेंगे कि हम वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन जब जो चीजें आई हैं परंपरा से उसको तोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। तो यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बाबा साहब ने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है, तो इन चीज़ों को कुछ भी महत्व नहीं है बुद्धिज्म में, तो वो हमने समझना चाहिए और उस पर हमने हमारे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके बाद स्त्री पुरुष समानता की बात बाबा साहब ने कही है। बाबा साहब ने तो उसके लिए स्त्रियों के अधिकार के लिए अपने मंत्री पद का रिजाइन भी किया है। लेकिन वही स्त्री पुरुष की समानता जब हमारे पास आती है, जब हम घर में रहते हैं, तो अगर हम एक भाई है और एक बहन है, एक हमारे भाई के दोस्त अगर कुछ आते हैं तो हम बिल्कुल वेरी सॉफ्टली हम बोल देते हैं, मम्मी थोड़ा पानी पिला दो मेरे दोस्त को, या दीदी या आपकी छोटी बहन है। तो घर में जो आए हुए मेहमान को पानी स्त्री नहीं देना चाहिए, ये अभी भी मानसिकता है। हम खुद होकर पानी नहीं दे सकते क्योंकि हमें हमारा ईगो आड़ आ जाता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो मेल हूँ, मैं क्यों पानी दूँ? पानी देना ये महिलाओं का काम है। तो ये छोटी छोटी वैसी बातें हैं कि जो हम यहाँ ग्रुप चर्चा में तो बहुत सारी बातें करेंगे। जब भी घर में परोसना है तो महिलाओं ने गेस्ट को परोसना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं कि जिसमें हम स्त्री पुरुष की असमानता की मानसिकता हमारे दिमाग में बैठी हुई है। जब तक हम ये मानसिकता नहीं छोड़ेंगे
तब तक हम स्त्री पुरुष समानता की सिर्फ बातें करते रहेंगे। और यही बाबा साहब ने बताया कि स्त्री पुरुष समानता के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। वक्त के वजह से मैं उतनी बातें नहीं कह पाऊँगा। और दूसरी एक लास्ट बात बाबा साहब की बता के मैं यहाँ रुकूंगा कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, यही बाबा साहब की मुख्य शिक्षा है कि जो भी अपनी क्षमता है उसको परखे। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, समाज में बाबा साहब ने शिक्षा भी बहुत प्राप्त की है। बाबा साहब ने बहुत सारे राष्ट्रीय इंटरनेशनल भी काम किए हैं। ये कोई बाबा साहब को विरासत में नहीं मिला है। बाबा साहब ने संविधान सभा में गए तो बाबा साहब को इतने आसान से संविधान सभा में नहीं गए। बाबा साहब ने बहुत सारे आंदोलन किए तो वो कोई आसान से वो आंदोलन नहीं किए बाबा साहब ने। बाबा साहब ने बैरिस्टर हुए, अर्थशास्त्री बने, बहुत कुछ चीज़ें बाबा साहब ने अपने लाइफ में की है। तो वो कोई बाबा साहब को विरासत में नहीं मिले हैं। बाबा साहब ने अपनी पहचान बनाई है। समाज तुम्हें पहचान दे या न दे, खुद को पहचानने की जिम्मेदारी अपनी है। हमें अपनी पोटेंशियल को देखना पड़ेगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है, और मेरे पोटेंशियल को देखते हुए मुझे कुछ काम करना है समाज के प्रति। पे बैक टू सोसाइटी मुझे करना है। समाज क्या मेरी दखल ले रहा है नहीं ले रहा है, इसकी कोई परवाह बाबा साहब ने भी नहीं की। तो वही शिक्षा हम बाबा साहब के जीवन से ले सकते हैं। और इसीलिए समाज हमें पहचान दे या न दे, हमने हमारा पोटेंशियल, हमारा खुद का जो पोटेंशियल है वो परखना चाहिए, हमने देखना चाहिए। और वो जिम्मेदारी अपनी खुद की है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, और वो पोटेंशियल के तहत मैंने समाज के लिए और मेरे स्वयं के लिए भी काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने आज ये संकल्प करना चाहिए, कुछ ये व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से हम आज ये संकल्प करेंगे कि मैं मेरे जीवन का शिल्पकार हूँ। ये मेरा एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन का शिल्पकार हूँ। कोई भी सरकमस्टेंसेस मुझे नहीं क्रिएट करेगा, या कोई सरकमस्टेंसेस की कोई भी परिस्थितियाँ का शिकार नहीं बनूंगा मैं, तो मैं मेरे जीवन का शिल्पकार हूँ। ये चीज़ का हमने कमिटमेंट करना चाहिए और ये हमारे जीवन में लाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं कोई भी ब्लाइंड फेथ नहीं रखूँगा, तो मैं विवेक चुनूँगा। जब भी एक अंधविश्वास की बात आती है, जैसे कल कुमार जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें कही है ईश्वरवाद और बुद्ध धर्म के बारे में, तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ खड़ी होती है तो हम ईश्वरवाद या अंधविश्वास को न चुनते हुए हमने धम्म को चुनना चाहिए, मतलब विवेक को चुनना चाहिए। धम्म मतलब विवेक। और तीसरा एक कमिटमेंट हमने करना चाहिए कि मैं स्वयं को बदलकर समाज बदलूंगा। मैंने समाज को अगर मुझे परिवर्तित करना है तो मुझे स्वयं को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। मेरे माइंड का कल्टीवेशन करना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं बाबा साहब के बारे में मैंने बताया कि बाबा साहब को ये सब चीज़ें मानना बहुत आसान है। बाबा साहब को मानना बहुत आसान है। आप सब लोगों के दिलों में बाबा साहब है, लेकिन बाबा साहब बनना बहुत कठिन है। ये हम भी जानते हैं कि हम बाबा साहब बनना बहुत कठिन है, लेकिन बाबा साहब मानना तो बहुत आसान है। हम सब मानते हैं, फिर हम करें तो करें क्या? बाबा साहब मानते तो है हम, लेकिन बाबा साहब बनना तो बहुत कठिन है। तो हम कर क्या सकते हैं? लेकिन बाबा साहब की तरह हमारा मन बनाना ये मात्र हमें संभव है। कम से कम बाबा साहब का मन, जिस टाइप का कल्टीवेटेड माइंड बाबा साहब का था, वो कल्टीवेटेड माइंड हमारे माइंड को भी हम उस दिशा में ले जा सकते हैं। वैसा वो क्रिएटिव माइंड या कल्टीवेटेड माइंड हम बाबा साहब की तरह हम बना सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आपने मुझे सुना और कुमार जी ने मुझे ये मौका दिया, और उनके और आर्य केतु के सभी प्रेशर रखते हुए माइंड पे मैंने कुछ बातें आपसे करने की कोशिश की है। और आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी। तो जो बातें समझ में नहीं आई होंगी तो वो आप मेंटर से, हमारे मेंटर जो है आपको सहायता करेंगे। मेरी टूटी फूटी हिंदी आपने सुन ली है इतने समय से। और एक आखिरी बात तो ये है, ये सीक्रेट था, मैंने शुरू में इसलिए नहीं कहा कि उसका भी मुझे प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार हिंदी में बात की है तो मेरी टूटी हुई हिंदी आपने समझ ली होंगी, और इसके वजह से मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कुछ मैं बात कर पाऊँ। तो मैंने कोशिश की और आपने मेरी कोशिश को जैसा भी हो वैसा स्वीकार किया होगा।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यही रुकता हूँ। धन्यवाद।